बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे 8 जुलाई के लिए करंट अफेयर्स। जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छी खबर नहीं है। दिग्गज अभिनेता जो हमारे थे वो अब नहीं रहे। आप सभी जानते ही हैं दिलीप कुमार, जिनका आज ही के दिन निधन हो गया है 7 जुलाई को। तो इनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनके बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इनका शुरू में नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। जब पैदा हुए थे मोहम्मद यूसुफ खान, पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1922 में। राजकुमार के फ्रेंड थे ये, या पड़ोसी भी कह सकते हैं आप। और जैसे कि जानते हैं एक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। और इनकी फिल्मों की वैसे तो इन्होंने कॉमेडी में भी काम किया और जो आपका रोमांटिक रोल है उसमें भी काम किया, पर इनको जाना जाता था ट्रेजेडी किंग के नाम से। उन्होंने बहुत ऐसे रोल किए जो दुख भरी फिल्में थी, ऐसे रोल किए। उसके कारण ये डिप्रेशन में भी एक बार चले गए थे। तो फिर साइकेट्रिस्ट ने इनको सलाह दी कि कुछ मतलब कॉमेडी या लाइट रोल भी आप किया कीजिए। तो फिर उन्होंने ऐसे रोल भी करने स्टार्ट किए। जहाँ तक इनके अवार्ड्स की बात आती है तो इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है, फर्स्ट टाइम जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था जो इन्होंने जीता था। लता मंगेशकर को भी उस टाइम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, उनको सिंगिंग के लिए, इनको एक्टिंग के लिए। और टोटल इन्होंने अब तक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जो कि अब तक सर्वाधिक है किसी भी एक एक्टर द्वारा जीता गया फिल्म फेयर अवार्ड। 8 बार जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के। इसके अलावा जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इनको बहुत सारे पुरस्कार अलग अलग टाइप के दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं निशान ए इम्तियाज़, आप इस बारे में सुना है क्या आपने? पाकिस्तान का ये जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। वैसे ही पाकिस्तान का है निशान ए इम्तियाज़। ये पुरस्कार इनको मिला था 1998 में, इनको मिला। उस पे काफ़ी विवाद भी हुआ। शिवसेना ने इस चीज़ का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि उनको ये अवार्ड वापस कर देना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं रिटेन कर लेता हूँ, और उन्होंने सलाह दी होगी वाजपेयी जी ने भी, इसमें कोई बुराई नहीं है लेने में। तो उन्होंने फिर इसको रिटेन कर लिया, वापस नहीं दिया। और एक इनकी फिल्म थी मुगले आजम। इसके अलावा भी इनकी फिल्में जैसे देवदास थी, राम और श्याम डबल रोड की कॉमेडी के रोल में जो हम सब ने देखी हुई है, बहुत अच्छी कॉमेडी थी। बट मुगले आजम जो फिल्म थी उसने 1960 में 11 करोड़ का बिजनेस किया, जो बहुत बड़ी बात थी। आज भी अगर उसकी तुलना हम किसी फिल्म से करते हैं तो वो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म आज भी है। 2015 में इस चीज़ का इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से भी, उस टाइम पैसे की वैल्यू क्या थी, आज पैसे की वैल्यू क्या है, इवोल्यूशन किया तो पाया कि 2015 में जब इवोल्यूशन किया तो वो 11 करोड़ रुपए उस टाइम 2000 करोड़ रुपए के बराबर थे। जहाँ तक कि कोई फिल्म अभी तक बॉलीवुड की नहीं पहुँच पाई है। तो एक तरह से हम कंपैरिजन समय के हिसाब से करें तो अब तक की हाईएस्ट जो कमाई करने वाली फिल्म है मुगले आजम। जो 1950 का दशक था उस टाइम भी 1 लाख रुपए एक फिल्म के लिए लिया करते थे। और बहुत अच्छा इन्होंने इसमें एक नेम चेंज का एक आता है भी, इन्होंने नाम मोहम्मद यूसुफ खान की बजाय दिलीप कुमार क्यों रखा? एक देविका रानी एक्ट्रेस थी, उन्होंने ये सजेशन दिया था कि जो ऑडियंस होती है उनको शूट करने के लिए सिनेमा के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से दिलीप कुमार नाम थोड़ा सा बेस्ट शूट करेगा, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। अभी ये देखो, पैदा हुए पेशावर पाकिस्तान में और इनकी मृत्यु हुई मुंबई में, महाराष्ट्र में। कितना फ़र्क है, 2 देशों का फ़र्क आ गया एक साथ बीच में। 98 साल की उम्र में प्रोस्टेट कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की। और उनकी टीम, मीन्स अध्यक्ष भी और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन है। पहले हम जान लेते हैं। ये फोटो है स्वाति मालीवाल की, बहुत छोटी उम्र की है, 1984 बोर्न है, तो आप देख सकते हैं 36-37 साल की हैं। इनके बारे में जानते हैं।
गाज़ियाबाद की हैं ये। एज़ यूजुअल जैसे हम पढ़ते हैं, स्कूल में गए, फिर बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आप जानते हो प्राइवेट जॉब बड़ी कंपनीज़ में, एमएनसी में चले गए, बट वहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया सोशल सर्विस में आने के लिए। एनजीओ का नाम था परिवर्तन। उसके बाद वहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये मूवमेंट थी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जो चलाई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसमें एक कोर मेंबर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। और वो मूवमेंट सक्सेसफुल रही अरविंद केजरीवाल जी के लिए, खासकर वो सीएम बने, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, ये उसकी कोर मेंबर थी, उसका फ़ायदा इनको भी मिला। उनको सीएम का एडवाइज़र बनाया गया। जो हमारे पब्लिक ग्रीवांसेस होते हैं, लोगों के ग्रीवांसेस होते हैं, लोगों के ग्रीवांसेस मतलब जो लोगों की कंप्लेंट्स होती है, ये कहिए आप, जो काम उनके नहीं हुए, उनके लिए सीएम एडवाइज़र बनाया गया। बाद में इनको दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का चेयरमैन भी बनाया गया। और इनके बारे में एक नवीन जयहिंद एक नाम जुड़ा हुआ है। नवीन जयहिंद भी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। उनके साथ उनकी शादी हुई, बट पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो इनकी शादी टूट गई, इनका डिवोर्स हो गया नवीन जयहिंद से। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग, महिलाओं की वनडे रैंकिंग, वनडे जो 50 ओवर का हमारा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई। ये देखो, ये चारों के चारों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दीप्ति शर्मा जो है ऑलराउंडर है, तो इस ऑप्शन को हम वैसे काट देते हैं। पहली रैंकिंग इन्होंने बल्लेबाजी की कही है। शेफाली वर्मा का ऑप्शन है, ये अच्छी खिलाड़ी हैं, अभी भी आए हैं। स्मृति मंदना भी है, मिताली राज, अच्छे ऑप्शंस हैं, बट इसमें है मिताली राज जो फर्स्ट रैंकिंग पे पहुंचे हैं। अफगानिस्तान, चलो पड़ोस में चलते हैं हम क्रिकेट से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। सिर्फ T20 का पूछा है, टेस्ट और वनडे का नहीं पूछा। उन्होंने किया है राशिद खान को। राशिद खान यंग प्लेयर हैं और बहुत फेमस हैं। T20 रैंकिंग में भी वो अब दूसरे स्थान पे हैं, पहले दूसरे मतलब इसी अच्छे टॉप पोजीशन पे वो रहते हैं। भारत में भी जो आईपीएल होता है उसमें सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी भी हैं, आप जानते हैं सभी। अब आ जाते हैं हम खादी पे। खादी प्राकृतिक पेंट, ये कौन सा है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, नेचुरल पेंट, पेंट जो आप अपने मकानों में करते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो ये पेंट एक ऐसा है जो गाय के गोबर से बनाया जाएगा, इसलिए इसको नेचुरल पेंट किया गया है, या वैदिक पेंट भी आप बोल सकते हैं। ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है। और ऐसी बात नहीं है कि गाय के गोबर से बना दिया तो आप इसको, इसकी वैधता पे सवाल उठाओ कि ये मतलब सर्टिफाइड है या नहीं, या ये असरकारक होगा कि नहीं होगा, ये टेस्टेड है कि नहीं। तो इसको टेस्ट भी किया गया है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा ये सर्टिफाइड भी है। और इसके साथ साथ ये मेटल फ्री भी है, जो पारा, लीड वगैरह, ये आर्सेनिक, ये जो जहरीले बहुत मतलब मेटल होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, उनसे फ्री है ये। तो ये भी इसकी अच्छी बात है। और दूसरी बात, ये सस्ता भी है, 120 रुपये किलो है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 120 रुपये लीटर, कितना सस्ता है, मतलब इतना सस्ता हम पेंट मिल जाए। और इसकी क्या खासियत है, क्यों शुरू किया गया है ये, इसका ये था कि देखो, गोबर आपके गांव में बहुत ज़्यादा होता है। गांव में किसानों की आमदनी एक मुख्य समस्या है। सरकार ने कहा भी कि 2022 तक आमदनी दुगना करने का लक्ष्य रखेंगे। किसानों की आमदनी कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो नहीं रही, और जो जहरीले पदार्थ या आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हो वो महंगे होते जा रहे हैं। तो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कि खेती के साथ साथ आपको ये आमदनी भी हो जाए, इससे क्या होगा कि जो आपकी रूरल इकोनॉमी है, अब क्या हो रहा है, रूरल इकोनॉमी अगर अच्छे से नहीं चलेगी तो रूरल से अर्बन सिटीज़ की तरफ लोग आएंगे, और फिर क्या होगा, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जो सिटीज़ हैं वो बड़ी होती जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, ट्रैफिक होगा, पोल्यूशन होगा, जगह की कमी होगी, और वहाँ पे जो रियल स्टेट है, जो जगह के रेट हैं वो बहुत महंगे होते जाएंगे। कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा फ्लैट लेना या ऐसा कुछ, या किराए पे लेना। तो वो चाहते हैं कि जो माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन वो कम से कम हो या ना हो। तो इसके लिए रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना ज़रूरी है, मतलब वापस गांव की ओर।
तो इसलिए रूरल इकोनॉमी भी मजबूत होगी कि वहाँ पे अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना कि सिर्फ फैक्ट्रियों में हो, अर्बन एरियाज में हो, नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, गांव लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है पेंट की, तो उससे उस इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, रोज़गार भी मिलेगा, किसानों को एक साइड इनकम भी आएगी, इको फ्रेंडली भी है, कोई इसमें मेटल नहीं है, एंटी बैक्टीरियल भी है, तो इको फ्रेंडली भी है ये, और आप अंदर और बाहर की दीवारों पे इसको लगा सकते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर, क्वेश्चन ये था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है इसके नितिन गडकरी, ये ब्रांड एम्बेसडर है इनके। हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, तांबे के प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाने का फैसला किया। एंटी डंपिंग ड्यूटी, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। ड्यूटी वर्ड जैसे कस्टम ड्यूटी आपने सुना होगा कि बाहर से कोई भी माल आता है, अगर हमारे देश में एंटर कर रहे हैं तो उस माल को हम इंपोर्ट कहेंगे। जिस देश से वो निकल रहा है वो माल, जैसे मान लो वो माल चाइना से निकल रहा है तो चाइना वाले उसको एक्सपोर्ट कहेंगे कि बाहर जा रहा है, इंपोर्ट अंदर आ रहा है हमारे अंदर। तो जो इंपोर्ट आता है उस पर ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाती है, इससे एक तो सरकार को इनकम हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि उसकी प्राइसेस को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, उसकी सप्लाई को, उसकी मतलब ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ा दो तो माल फिर कम आएगा, महंगा हो जाएगा। तो ड्यूटी हो गई है। डंपिंग क्या है? डंपिंग मतलब डंप करना, जैसे डाल देना यूँ कूड़े की तरह जैसे। तो डंपिंग ये है कि मान लो आप एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सब कुछ है आपके पास, और आप क्या करते हो, जो दूसरे कम विकसित देश हैं जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना टेक्निक अच्छी नहीं है, तो वो लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक तो वो क्वालिटी में थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। आपके पास टेक्निक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, दूसरा आपके पास पैसा भी बहुत है, तो आप क्या करो कि आप बहुत सारा माल बनाओ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करो, वो माल वहाँ पे जाएगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, लागत उसकी कम आएगी अगर, तो आप उसकी प्राइस कम रखोगे। दूसरा मान लो आप क्या करते हो, मान लो आपकी लागत 50 रुपये आ रही है उसको बनाने में, आपने 40 रुपये कर दी, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, बड़ी कंपनी हो, 40 रुपये कर दी, मतलब लागत से भी कम कर दी। तो क्या होगा, उस देश में जब माल जाएगा ना, तो देशभक्ति के नारे तो उस देश के लोग बहुत लगाएंगे, पर खरीदेंगे वो माल चाइनीज, जैसे चाइनीज है या बाहर से है वही माल खरीदेंगे, वो माल ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो आपका जो अपने देश का माल होगा उसकी तो डिमांड रहेगी नहीं, तो वो प्रोडक्शन जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो भी डंप हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जैसे ही वो सप्लाई वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह बंद हो जाएगा तो बाहर से जो देश माल भेज रहा था ना, वो अपनी कीमतें वापस बढ़ा देगा और जो नुकसान पहले हुआ था उसको कवर कर लेगा। तो ये जो एंटी डंपिंग जरूरी है इसके लिए, जो डंप कर रहा है बाहर से माल, तो क्या करना चाहिए उस देश को, वो देश क्या करेगा, भाई बाहर से माल आ रहा है उस पर ड्यूटी बढ़ा देगा, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, तो जो 100 का माल है उसको 200 का कर देगा, अगर 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है तो 100 का माल 200 में हो गया, तो फिर आपके पास 200 में आएगा, आपको महंगा लगेगा, आप नहीं खरीदोगे, तो वो डंप नहीं कर पाएगा। तो हर कोई देश जो है वो ट्रेड करता है अंडर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो ट्रेड करता है, तो उसको सारे समझौते वगैरह मानने पड़ते हैं। बट उसमें भी प्रावधान है कि अगर कोई देश ऐसा कर रहा है जो फेयर मार्केट वैल्यू, एक ठीक ठाक मार्केट वैल्यू है, उससे भी कम पे वो कोई चीज़ ला रहा है जानबूझ के, तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उस माल को रोक सकते हो और अपने आपके जो घरेलू उद्योग है ना उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनकी रक्षा कर सकते हो आप। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किस देश ने किया है? इनके तांबे के प्रोडक्ट पे ये फैसला किया है भारत ने, एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाने का फैसला किया है। ये तो सरकार जाने क्यों ऐसा फैसला लिया गया है, बाकी इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं घरेलू मार्केट में। किस राज्य सरकार ने, राज्य सरकार की बात हो रही है, अब देश से राज्य पे आ जाते हैं हम। कोरोना महामारी भी चल रही है, के प्रकोप को देखते हुए, उसके प्रकोप को देखते हुए, मतलब आगे फ्यूचर में भी उसके केसेस बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसी माह होने वाली कावड़ यात्रा कब होती है बच्चों, क्या है कावड़ यात्रा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो कहते हैं कि अमृत निकला था और विष निकला था, तो विष का प्रभाव समुद्र पे या दुनिया पे हो सकता था,
तो इसके लिए उसको क्या किया, शिवा ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। तो वो बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी ने अफेक्ट किया शिव को। तो नेगेटिव एनर्जी जो अफेक्ट कर रही थी, तो उनके एक भगत थे रावण। रावण को आप जानते हैं, रावण का आप दहन भी करते हैं हर साल दशहरे पे। रावण ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद वो गंगा का जल लेकर उन्होंने शिव जी के मंदिर पे वो चढ़ाया। तो उसके बाद कहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी ने शिव को छोड़ दिया। तो वो जो रावण है ना, वो कावड़, मतलब कावड़ क्या होते हैं, बांस की एक बनाया होता है ऐसे, उस पे पानी का कुछ स्पोर्ट वगैरह लेके गए थे। तो वो लेके गए थे शिव की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, उन्होंने वो किया था। और हमारे यहाँ क्या है कि जो एक बार कोई ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ की जाती है ना, वो एक परंपरा बन जाती है। तो फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, हम भी वो कावड़ यात्रा करने लगे। हम गंगा का जल ला रहे हैं और ला के हमारे गांव में कोई मंदिर या कुछ होता है तो वहाँ पे वो जल चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले जैसे 90s 80s तक कहते हैं कि कुछ संत ऐसा करते थे। बाद में ये काफ़ी पॉपुलर होने लग गया, अब तो हर कोई करने लग गए। और इस पे काफ़ी विवाद भी होता है, कई बार कहता है कि वो मतलब लड़ाई दंगा भी करते हैं कई जगह, ठीक है ना, अनुशासनहीनता भी दिखाते हैं, दारू नशा करते हुए भी जाते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें पता ना हो। बट ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। हर साल कब, श्रावण के महीने में, जो श्रावण का महीना शिव का महीना माना जाता है, उसमें वो हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार के अलावा गंगा के और कई प्लेसेज है, गंगोत्री वगैरह, वहाँ से जल लेके अपने अपने वो गाँव जाते हैं, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। ये कावड़ यात्रा। और इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, ये मेन आपका क्वेश्चन कि उत्तराखंड सरकार जो है, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, तो उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा पिछले साल 2020 में तो रोक लगाई थी। इस साल 2021 में भी रोक लगाने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए तो कहीं कोरोना ना फैल जाए इससे। हाल ही में किसके द्वारा जलीय कृषि किसानों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया गया है? कृषि किसानों मतलब किसानों के लिए कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मतलब वो ऑनलाइन जानकारी ले सके अपने मोबाइल से ही। आजकल मोबाइल हर कोई यूज़ करता है, तो मोबाइल से उनको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाए। मत्स्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया है। ये किसने किया है? ये किया है गिरिराज सिंह ने। ये मत्स्य सेतु ऐप को किसने बनाया? ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इन्होंने ये बनाया है, भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। तो ये एक ऐप है, ऐप पे आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। ये इसमें दिखाया गया है नीचे, ऑनलाइन कोर्स का मॉड्यूल वगैरह, विषय और प्रजाति, जो अलग अलग नस्लें होती हैं मछली की, और विषय के हिसाब से आप खुद पढ़ सकते हैं। स्व शिक्षण मतलब खुद, मतलब आप पढ़ सकते हैं इस टाइप का। कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? जो हरियाणा तो ऑफकोर्स नहीं होगा, हरियाणा में कोयले की खानें नहीं पाई जाती। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों की संभावना ज़्यादा है, राजस्थान भी नहीं। इसमें कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ है। 2020-21 के आंकड़े कहते हैं कि 2.02% की गिरावट भारतीय कुल कोयला उत्पादन में हुई है, 716 से 671 पे हुई है। और छत्तीसगढ़ जो है इसमें टॉप पे रहा है। तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तियांगोंग कैसा नाम प्रतीत हो रहा है आपको? चाइनीज या ताइवान का ऐसा नाम प्रतीत नहीं हो रहा आपको? चाइनीज नाम सा। तो चाइना, नेपाल और रसिया और इंडिया ऑप्शन है, तो मुझे चाइना ज़्यादा लग रहा है। तियांगोंग ये अंतरिक्ष स्टेशन है चाइना का। हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने इस स्टेशन पर देश का पहला स्पेस वॉक सफलतापूर्वक किया। और ये कौन थे? लियू बोमिंग और टैंग होंगबो ने पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में इस स्टेशन के बाहर 7 घंटे तक काम किया है। तो ये चाइना का स्टेशन है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है ये। अब आ जाते हैं OECD G20। OECD और G20, OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होगा आपका? इकोनॉमिक मतलब
आपका हो गया इकोनॉमिक, आर्थिक। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग, आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन है ये। और G20 20 देशों का संगठन है, काफ़ी फेमस है। इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन BEPS में शामिल हुआ है भारत। इसके जो फ्रेमवर्क बनाया है BEPS का, इसमें शामिल हुआ है। BEPS का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या है? ये कहाँ से आया ये वर्ड? एक्चुअली हो क्या रहा था, जैसे मान लो एक कंपनी है, अमेरिका में एक कंपनी है एप्पल, वो रजिस्टर्ड अमेरिका में हो जाती है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, हार्डवेयर में मोबाइल भी बनाती है। तो मान लो उन्होंने कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ बनाया, तो उसका जो IP एड्रेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वहाँ का, तो वो अमेरिका में रजिस्टर होगा सब कुछ। पर वो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज में जाएगी, वहाँ भी सॉफ्टवेयर बनाएगी, हार्डवेयर बनाएगी, मोबाइल बेचेगी और लाभ भी कमाएगी। बट वो कहेगी कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है। तो वो क्या करते हैं कि हम टैक्स देंगे अमेरिका में। अब बाहर आप मान लो टैक्स नहीं देते हो उन कंट्रीज़ में। और दूसरी बात, मान लो आपने लोन वगैरह लिए हुए हैं अमेरिका में आपने, तो फिर क्या करोगे कि जो आप लाभ दिखाते हो किसी भी कंट्री में, तो उसमें से मान लो लोन वगैरह या इंटरेस्ट जो ब्याज दे रहे हो वो घटा दिया, मतलब प्रॉफिट को कम से कम करके दिखाया गया। दूसरी बात, कई देशों में टैक्स बहुत हाई होते हैं, कई देशों में लो होते हैं। मान लो अमेरिका में लो है टैक्सेस और किसी और कंट्री में हाई हैं, बट आप वहाँ टैक्स पे नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से टैक्स बचाने का एक तरीका हो गया। जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, कारपोरेट टैक्स स्ट्रेटजी है उनकी कि टैक्स को कम से कम दिया जाए, या फिर जो टैक्स के रूल होते हैं उसमें गैप ढूंढा जाए। कहते हैं ना कि जो काला धन स्विट्जरलैंड में चला गया, मॉरिशस में चला गया, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि टैक्स के रूल सब जगह अलग अलग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैसे को डाइवर्ट करते हैं, पैसे को वहाँ भेजा, वहाँ से फिर इंडिया में पैसे को निवेश किया। तो वहाँ से मान लो कुछ कंट्रीज हैं जो भारत में अगर निवेश करेंगे तो उस पर मतलब टैक्स या ऐसा कम लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना। तो एक तरह से टैक्स चोरी तो नहीं कह सकते, पर लगभग इसको टैक्स चोरी ही कह सकते हैं। ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व है अमेरिकन MNC, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आपका गूगल है, आपका एप्पल है, ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि जो बेस को इरोज कर देते हैं। बेस मतलब आपका बेस यहाँ पे है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, पर उसको तो आप इरोज कर देते हो और प्रॉफिट को कहीं और शिफ्ट कर देते हो आप। तो इस पे ये है, इस पे ये काम करेंगे और अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा टैक्स चोरी कह लो या टैक्स मतलब या प्रॉफिट बहुत सारा शिफ्ट हो रहा है इन देशों से अमेरिका में। सूक्ष्म उद्यमों के लिए उद्योग, सूक्ष्म छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज एज मैंडेटेड बाय RBI। RBI ने कहा कि आप जो लोन देते हो, बैंकों को बोला कि आप लोन देते हो तो आपको छोटे छोटे उद्योगों को भी लोन देना है। ऐसा नहीं है कि आप रिलायंस और जैसे बड़े उद्योग उनको लोन दोगे, छोटे बेचारे उद्योग कोई करना चाहता है, लोन लेके आता है, आप उसको भगा देते हो। ऐसा नहीं है, ताकि वो भी तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, वो भी उद्योग छोटी छोटी नई नई फैक्ट्रियाँ नए नए सेक्टर्स में खुले। तो उसको मोटिवेट करने के लिए इनका एक फिक्स है कि इतने % लोन आप माइक्रो एंटरप्राइजेज को, छोटे उद्यमों को दोगे। तो वो कितना है? वो है 7.5%। ये क्या है? NEO वाइज, जिसे 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है। मिशन था कोई, मतलब कुछ सालों के लिए निर्धारित किया जाता है, और ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है। अंतरिक्ष एजेंसी का टेलीस्कोप है। किसका है ये नासा का है। इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और वाइड से वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ये 2 साल का इसको विस्तार दिया गया है। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की खोज करता है। तो ये नासा का है जिसने 2 साल इसको और बढ़ाया है। 2009 में ये लॉन्च हुआ था, 2009 से 21 तक तो चल ही रहा है, ये 12 साल हो गए, 2 साल इसको 21 से 23 और कर दिया। भारत का पहला फास्टैग या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू हुई है? ये क्या है? फास्टैग तो आपने सुना ही हुआ है कि आप जब
मतलब यात्रा करते हो, अपनी गाड़ी या लेके जाते हो, तो जो टोल आते हैं तो टोल में पेमेंट देने में आपको टाइम लगता है। फास्टैग में वो अपने आप कट जाता है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जो सेंसर जो होते हैं वो उस टैग को पहचान लेते हैं और आपका जो अकाउंट या कुछ भी उससे अटैच होता है या फास्टैग में पैसे डले होते हैं वो कट जाते हैं। अच्छा सिस्टम है, टोल पे भीड़ भी नहीं लगेगी। अब इन्होंने क्या किया है कि आपकी जो पार्किंग हो, पार्किंग में भी तो लाइन लग जाएगी ना, पार्किंग में पेमेंट करोगे या कोई पेमेंट वाला बिठा रखा है, तो वहाँ भी इन्होंने ये सिस्टम कर दिया कि फास्टैग से अपने आप ऑटोमेटिक पेमेंट आपकी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये किसने, कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये दिल्ली में। और किसने किया है? ये शायद दिल्ली मेट्रो ने किया है। ये दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ पे लॉन्च किया है। ये यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग है, कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुले बंदे का चक्कर नहीं रहेगा, अपने आप पैसा आपका कट जाएगा। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आज के। और बाद में दिन में हम करेंगे मैथमेटिक्स, वो आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास को किस तरह से हम और रोचक बनाएं और आपके लिए बेनिफिशियल बनाएं, इसके लिए पढ़ाई की बात टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि इसको और बेहतर हम करवा पाएँ।